हेलो बच्चों। आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सीखेंगे। ये जो प्रश्न है वो हमारे 10वीं क्लास के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे पेपर में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो और जो महत्वपूर्ण जो बोर्ड और जो अन्य जो एनसीईआरटी पे आधारित जो बोर्ड है उसमें इस प्रश्न को पूछा जाता है 6 अंक के लिए। तो हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें दर्पण सूत्र का कैसे सत्यापन किया जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी 12वीं 12th क्लास में भी पूछी जाती है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो कैसे किया जाए, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न है हमारा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले देखिए हम इसके चित्र को बनाएंगे और इसका चित्र का वर्णन भी करेंगे, क्योंकि चित्र का अगर हम वर्णन नहीं करेंगे तो हमें 6 अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो साथ में हम चित्र को बनाते चलते हैं और लिखते भी चलेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम एक उत्तल दर्पण का रचना कर रहे हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं किसे, कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसने अंदर की ओर कलई किया हो। तो इसमें अंदर की ओर कलई कर दिए और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने एमएन एक उत्तल दर्पण लिया। तो चित्र में हम लोग वर्णन भी करते चलेंगे साथ में, चित्र का वर्णन। तो चित्र का वर्णन देखिए हम लोग करते हैं इसमें कि एमएन एक उत्तल दर्पण बनाया। तो हम लोगों ने सबसे पहले एमएन एक उत्तल दर्पण बनाया। अब चलिए सीखिए, इसमें एमएन जब उत्तल दर्पण बना लिए तो चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे आपका दर्पण अवतल हो, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। देखिए ये जो दर्पण जो बन रहा है ये गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए हमारा वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र और देखिए आपका ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो होकर जाने वाली जो रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है इसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं या इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए एमएन एक उत्तल दर्पण बनाया। अब जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वस्तु को रखते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक वस्तु को रख देते हैं। ये देखिए हमारे पास ए भी एक वस्तु है, तो हमने ए भी एक वस्तु को रखा। ये जो हमारा जो वस्तु है इधर कुछ ना तो अनंत है और इधर हमारा ध्रुव है। तो यानी जिसमें वस्तु का नाम हम ए बी दिए हैं, जिसमें वस्तु ए बी को अनंत और ध्रुव के बीच रखें, अनंत और ध्रुव के बीच, जिसमें वस्तु ए बी को अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया। तो चलिए जान लेते हैं कि जब इसको अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे कि एक जो प्रकाश की जो किरणें हैं इसको हम भेज दे रहे हैं इस प्रधान अक्ष के समांतर। तो देखिए उत्तल दर्पण में जब भी अगर प्रकाश की जो किरणें होती है प्रधान अक्ष के जैसे ही समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए इसके बीच में फोकस होता है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये क्या करेगा इधर की ओर भेज देगा। तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कराई जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ये आपका फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। इसको हम प्रतीत डॉटेड लाइन से करा दें कि प्रतीत हो रहा है। अब देखिए कम से कम प्रतिबिंब अगर हमको बनना है तो कम से कम 2 किरण को आपस में कटना चाहिए, और जहां पे 2 किरणें आपस में कट जाती है उसी स्थान पे उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि दूसरी जो प्रकाश की किरण है उसको हम वक्रता केंद्र पर आपतित कराते हैं। तो यहां से देखिए जैसे ही इसको हम वक्रता केंद्र पर आपतित करा रहे हैं तो यहां से जैसे प्रकाश की किरणें, आप समझिए कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की जो किरणें होती है जब वक्रता केंद्र पर आपतित कराई जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद
वक्रता केंद्र से ही लौटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इधर जो है इसका ठीक ना क्लय किया हुआ भाग है, तो इधर तो आएगा नहीं, प्रतीत कराया जाता है। तो देखिए यहां पे प्रतीत हम डॉट डॉट लाइन से करा दे रहे हैं समझने के लिए, यहां पे इसका मिल गया। अब देखिए यहीं से ये क्या हो गया, लौट गया। अभी हम क्या समझाए आपको कि प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनती है जहां पर दोनों जो है तो किरण आरेख आपस में क्या होते हैं, कटते हैं। तो देखिए इस बिंदु पर जो है दोनों के दोनों कट जा रहे हैं, आपको चित्र को अच्छे से समझना है। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहां पर बन गए, ए वस्तु का हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यहां देखिए 90 अंश का, ए भी 90 अंश का। तो चलिए इसका चित्र वर्णन में लिख देते हैं, जिसमें वस्तु ए बी को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया। तो इसको अनंत और जब ध्रुव के बीच में रखा गया तो इसका प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, रखा गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का नाम जो है हम लोग ए डैश बी डैश दिए हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, बीच बनता है। अब देखिए ये तो प्रतिबिंब, वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब बना। अब इस प्रतिबिंब का अगर हम प्रकृति लिखना चाहें तो प्रकृति में क्या लिखेंगे कि यह जो प्रतिबिंब है ठीक ना, हमारा बन कैसे रहा। तो यह प्रतिबिंब जो है देखिए यहां पर जिधर उधर देखिए ऊपर अगर ये है, मुंह अगर ऊपर का है तो इधर भी देखिए ऊपर का ही है, यानी सीधा बन रहा है। सीधा यानी आपका आभासी बन रहा है। और वस्तु देखिए इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा प्राप्त हो रहा है, देखने से भी पता चल रहा है। यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो गई कि यह प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है। तो यह जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो पहले आपको चित्र को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको जब चित्र अगर समझ में आ जाएंगे तो आप इसका हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम चित्र का वर्णन हम लोग कर लिए, अब इसका हम सत्यापन करते हैं, सत्यापन करते हैं, सत्यापन। देखिए इसका सत्यापन क्या होगा। सबसे पहले इसमें सत्यापन में आपको करना है क्या कि समरूप त्रिभुज को देखना है। समरूप त्रिभुज में कम से कम आपको दो कोनों को देखना है कि कौन कौन में बराबर हुए हैं। तो पहले देखिए त्रिभुज अगर हम बात करते हैं ए बी सी, पूरा यहां से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में देखिए ए कोण 90 है। अब देखिए एक और त्रिभुज दिखाते हैं आपको, ए डैश बी डैश सी। इसमें देखिए बी डैश जो है ए भी आपका 90 बन रहा है। और देखिए एक एक कोण तो बराबर हो गए। दूसरा कोण सोचिए कि कौन बराबर होगा, तो दूसरा देखिए दोनों में जो ये जो एंगल सी है वो उभयनिष्ठ है। यानी जब उभयनिष्ठ है तो दो दो कोण दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज हो गए आपस में समरूप हो गए। यानी हमको समरूप त्रिभुज को लेना है। तो मिल गया सत्यापन के सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कि चूंकि त्रिभुज कौन, त्रिभुज देखिए त्रिभुज कौन ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। किसका समरूप है? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। अब देखिए जब त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो संगत भुजा कहने का मतलब लंब है, इसके बटा में लंब को डालेंगे, आधार है उसके बटा में आधार को डालेंगे। तो लंब देखिए हमारा ए बी हो गया, ए बी, इसलिए लिखेंगे कि ए बी इसके बटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश। इधर देखिए आधार बी से लेकर हो गया हमारा सी तक यानी बी सी। इधर देखिए इस त्रिभुज का हो गया आधार बी डैश से सी तक, बी डैश से सी तक। इसको समीकरण देखिए एक मान लेते हैं। अब देखिए पुनः चलते हैं, इसमें खोजते हैं कि और कौन त्रिभुज हमारे समरूप हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमको कंट्रक्शन कर लेते हैं। कंट्रक्शन क्या करेंगे कि यहां पर एक लंब हम खींच लेंगे, यहां पर जो है हम एक लंब खींचते हैं। ये जो लंब है समझते हैं जो इस वाले बिंदु के बहुत निकट है,
इसका नाम हम दे देते हैं आई एच दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब यहां से देखिए कि दो त्रिभुज और कौन समरूप है, तो समझते हैं कि एक जो त्रिभुज है आई एच एफ, ये जो बिंदु जो एच है वो बहुत ही अत्यंत जो निकट है वो पी का निकट है। तो एक त्रिभुज आई एच एफ इसमें देखिए 90 है, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ को देखिए इसमें 90 हो गए, और दूसरा वही देखिए दोनों में ये वाला कोण बराबर है। यानी त्रिभुज जो है आई एच एफ, त्रिभुज आई एच एफ समरूप है त्रिभुज किसका, ए डैश बी डैश एफ का, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है। ये दोनों देखिए समरूप त्रिभुज है। अब देखिए जब त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो इसको समानुपाती कीजिए, तो देखिए यहां पे थीटा इसके सामने लंब, देखिए लंब हो गया हमारा आई एच, इसमें देखिए जो लंब हो गया तो ए डैश बी डैश हो गया। आधार देखिए, आधार कहां से कहां तक, एच से लेकर हमारा हो गया एफ तक, और इसका देखिए छोटे वाले त्रिभुज का आधार हो गया बी डैश से एफ तक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि जो आपका जो आई एच जो है, आई एच देखिए यहां से ये जो आपका जो आई एच है, ऐसे जो लंब है, ये देखिए किसके बराबर है, एकदम ए बी के बराबर है। यानी आई एच को हटाकर हम क्या लिख दें, ए बी लिख दें, बटा में क्या हो गया ए डैश बी डैश बराबर हो गया एच एफ बटा में बी डैश एफ हो गए। यहां पे आप क्या किए हैं कि ए बी जो है, चूंकि ए बी जो है वो आई एच के क्या था, बराबर था। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 का देखेंगे कि दोनों का एलएचएस बराबर है। जब दोनों का एलएचएस बराबर है यानी दोनों का क्या बराबर हो जाएगा, आरएचएस बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि दोनों का एलएचएस 1 है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। यानी आरएचएस में हमारा आ गया बीसी बटा में बी डैश सी बराबर, देखिए इधर आरएचएस में आपका है एच एफ बटा में बी डैश एफ हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से समझते हैं इसको फिर से। देखिए इसमें देखते हैं आप क्या करेंगे कि जो बीसी है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास किसके अंतर्गत जो है वो पी वाला पॉइंट नहीं है। तो देखिए बीसी है, बी से लेकर सी तक। अब इसमें हम पी लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है और आपको बताया भी जा रहा है कि दर्पण की जितनी भी दूरियां होती है वो सभी के सभी ध्रुव से मापा जाता है, यानी पी से मापा जाता है। इसमें पी है ही नहीं, बी से सी तक है, तो हम इसको पी तक तो लिख सकते हैं कैसे, एक बार बी से हम पी तक लिख लेते हैं और फिर पी से हम सी तक लिख देते हैं। तो चलिए इस बीसी को हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिख देंगे कि बी से पी तक प्लस पी से सी तक बटा, इसी प्रकार से देखिए बी डैश से लेकर सी तक। अब देखिए इसके पीछे आ गया, यानी आपको क्या करना होगा कि यहां से यहां तक जाना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं, तो बी डैश सी आपको निकालना है, यानी पी से लेकर सी तक जाएंगे और फिर देखिए बी डैश सी आपको यहां से यहां तक ही निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा कि पी से सी तक जाइएगा और फिर पी से बी डैश को आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो चलिए देखिए यहां से बी डैश सी को हम क्या लिख देंगे अब कि पी से सी तक, पी से सी तक में से पी से बी डैश को घटा देंगे, तो फिर हमारा वही बच जाएगा। इतना में से अगर हम इतना को काट दे, इसको अगर हम काट दे तो हमारा क्या बचेगा, यही तो बच जाएगा, इतना कट गया तो फिर वही आ गया हमारा। फिर देखिए इसी प्रकार से इधर भी देखिए एच से एफ तक है, एच से एफ तक है। अब देखिए आपको क्या बताए कि एच जो है वो बहुत ही अत्यंत निकट जो था किसके था, पी के था, यानी एच को हटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी इसको जगह पे हम क्या लिख देते हैं, पी एफ लिख देते हैं बटा, फिर देखिए नीचे है बी डैश एफ, यानी वही है बी डैश एफ, बी डैश से एफ तक। अब बी डैश से एफ तक जो है इसको देखिए इतना है, बी डैश से एफ तक यहां तक। तो आप जाइए कि जहां अगला छोर है लास्ट छोर, यानी यहां देखिए मुंह और यहां देखिए जो इसका पूंछ है उसमें से आप काट दीजिए, तो जो बचेगा उसका देखिए कितना बच रहा है कि यहां से जो यहां तक गए, यानी पी से लेकर सबसे पहले हम देखिए बी डैश एफ निकालना, ए वाला देखिए निकालना है आपको। तो यहां से पी से एफ तक जाइए, तो पी से एफ तक हम गए, पी से पहले हम गए एफ तक माइनस,
क्या किए कि P से B डैश तक को घटा दिए, इसको यहां से यहां तक घटा दिए, तो यही हमारा बच गया पार्ट्स, यानी P से B डैश को घटा दिए। यहां पे हम एक क्या किए हैं कि H जो है वो अत्यंत निकट था P के, हम लोग उसको कंट्रैक्शन किए थे H को। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें सभी के अंतर्गत P आ गए, यानी अब हम सभी को दूरी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जब हम सभी की दूरियों को माप सकते हैं तो अब हम क्या कर देंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम लगा देंगे। तो लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार। तो चिन्ह परिपाटी का जब हम नियमानुसार लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी का जब हम नियम लगाते हैं तो समझते हैं कि कहां से क्या तक, B से P तक ये हमारी वस्तु की दूरी है। और जो भी दूरियां अगर यहां पर ध्रुव के आगे अगर इस ओर हो यानी बाईं ओर हो, तो बाईं ओर जो होती है से वो ऋणात्मक हो जाती है। यानी हम बता रहे हैं कि जो भी ये ध्रुव हो गया, ध्रुव के ये जो बाईं ओर जो भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती है, और दाईं ओर जो भी दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। मतलब आप मोटा मोटी याद रखिए कि इसके जो आगे जो होगा माइनस में, और इसके जो इधर हो जाएगा से प्लस में हो जाएगा। तो यानी B से P तक जो आपकी वस्तु की दूरी हो गई, यानी ये आपकी -u हो गई। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की जो दूरी हो गई वो B से P तक हो गई, और वस्तु की दूरी इस ध्रुव के आगे है इसलिए माइनस में हो गई। अब देखिए P से C तक, ये देखिए P से C तक, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र तक की जो बीच की दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये इसके इधर है यानी प्लस में है। तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता जो त्रिज्या हो गया इसका P से C तक हो गया। वक्रता त्रिज्या R से, और A आपका प्लस में है, और R बराबर जो होता है 2f होता है। R बराबर फॉर्मूला लिखें कि R बराबर जो होता है 2f होता है। जो इस आप इसको देखिएगा तो इसके पहले के वीडियो में R बराबर 2f उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में संबंध स्थापित किए गए, तो R बराबर 2f हो गए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, आप BP निकाल दिए, PC निकाल दिए, PC दिया है, PB डैश देखिए P से लेकर B डैश तक, यहां पे देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना था, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई वो हो गई P से लेकर B डैश तक, P से B डैश तक। प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, और देखिए इसके आगे है इसलिए माइनस में नहीं बल्कि प्लस में लगेगा। चलिए इसको भी निकाल दिए। अब PF देखिए, P से लेकर F तक, ध्रुव से लेकर फोकस तक, तो ध्रुव से लेकर जो फोकस तक की जो बीच की दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो हो गया P से लेकर F तक, और फोकस दूरी को F से, और उत्तल दर्पण ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरियां होती है वो क्या चीज होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका धनात्मक होता है, क्योंकि ये दाईं ओर हो गई तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब इन सभी को मान आप इसके अंतर्गत रख दीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और लिख दीजिए कि इन सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, इन सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास है B से P तक, B से P तक है आपका क्या चाहिए, -u, प्लस P से C तक, आप लोग खुद से बोलने का प्रयास कीजिएगा जहां से देख रहे हैं आप, 2f हो गया, PC, P से C, P से C आपका कितना हो गया, 2f हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए, PB डैश, तो PB डैश है आपका भी, यहाँ पे भी लिखिए बराबर, P से F तक, यहाँ पर देखिए F हो गया, यहां से देखिए P से F तक, फिर आपका F हो गया माइनस PB डैश, ये आपका भी हो गया। अब यहां से क्या कीजिए, मान रख दिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो जिधर आपको करने का इच्छा हो ऐसे, चाहे इधर से पहले कर लीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि F से इसमें गुना करते हैं, तो माइनस हो जाएगा आपका क्या चीज, UF। अब देखिए माइनस से इसमें इससे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, U से भी में तो U भी हो गया। फिर देखिए इससे दोनों करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें इससे कीजिएगा तो 2f में f से 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से माइनस में कीजिएगा माइनस, इससे इसमें कीजिएगा 2vf हो जाएगा।
ए बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2f में f से करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखिए vf हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो कट रहा है काट देंगे। तो देखिए इधर भी ये देखिए 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में, बराबर की इधर, तो ये से कट जाएगा क्योंकि इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटिए जाएगा। अब जो बचा उसको हम देख लेते हैं कि एक तरफ हमारे तरफ क्या क्या बचा। तो देखिए इधर हो गया माइनस uf प्लस तो यू भी बराबर, ये देखिए इधर माइनस बचा है vf का प्रजाति इधर भी है, इसको माइनस है तो उधर ले जाते तो ये हो गया हमारा प्लस में 2vf हो गया। इसको करते हैं माइनस uf हो गया, प्लस में हो गया uv, यहां पर देखिए 2vf में से एगो घट गया तो बच गया आपका क्या चीज vf हो गया। अब देखिए माइनस में इसको उधर ले जाकर हम प्लस में कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा uv बराबर vf, ये माइनस तो इधर जाके हो गया प्लस में। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि या तो आप एक को कॉमन लेके कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों तरफ आप uvf से भागा दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको एलसीएम भी लीजिएगा तो पर भी आपका ये सूत्र आ सकता है। इसको अगर एलसीएम लेके हल किया जाए तो इसी यही बात आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम uvf से भाग दे देते हैं। uvf से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर तो भाग दीजिए तो हो जाएगा uv बटा में uvf बराबर vf बटा में uvf प्लस uf बटा में uvf। देखिए ये आपके क्या हो रहा है कि यहां पर uv से uv कट गया, यहां पर vf से vf कट गया, यहां पर uf से uf कट गया, तो आपके पास बच गया 1/f बराबर, बच गया हम लोग के पास कि 1 बाई क्या चीज बचा f, 1/f बराबर इधर बच गया 1/u प्लस ये बच गया 1/v। यही जो हमारा जो सूत्र होता है ये दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। और ये हमारे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक इस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। अगर ये आपको अगर समझ में आया है या किसी भी प्रकार के अगर आपको लगे कि इस प्रश्न को समझने में हमें डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, वीडियो देखिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।